हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 सक्सेस पर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे सीडीपी के जो हमारी सीरीज चल रही है सीडीपी की, उसमें हम बात करेंगे। ये हमारी जो सीरीज का पार्ट है वो 29 है। इससे पहले हम जो है 28 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप एक एक पार्ट को देख सकते हैं और अपने जो है प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं, यानी कि आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं उन क्वेश्चनों को करके। तो ये जो हमारी क्लास रहती है वो सीटेट और अदर स्टेट के जो भी हमारे टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उनको टारगेट करती है, ये हमारी क्लास रहती है और ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चंस को देखिए और अपना मूल्यांकन कीजिए, जो कि 20 क्वेश्चन का अपना जो ये रहते हैं 20 क्वेश्चन इस सीरीज़ में। तो आप 20 क्वेश्चन को कीजिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। यानी कि एक भाषा सीखने के लिए, कोई भी भाषा सीख रहे हैं तो उसके लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है वाक्यों के निर्माण से, ऑप्शन बी है शब्दों के निर्माण से, ऑप्शन सी है अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, शब्दों व अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से क्या है सीखने का प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इसका क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इसका क्या आंसर लगाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला जो क्वेश्चन है वो मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान शाला है उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मनोविज्ञान शाला है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है आगरा और ऑप्शन डी है वाराणसी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद। ठीक है, आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु क्या महत्वपूर्ण है। यानी कि छात्रों में सही व्यवहार रहे उसके प्रशिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। ऑप्शन ए है प्रशंसा, ऑप्शन बी है दंड, ऑप्शन सी है पुरस्कार और ऑप्शन डी है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर, कि सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है, किसकी, फ्लेंडर की। ठीक है, तो नहीं वाले क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं हमारे। तो ऑप्शन ए है छात्र कथन यानी कि स्टूडेंट टॉक, ऑप्शन बी है अभिभावक कथन यानी कि गार्जियन टॉक, ऑप्शन सी है शिक्षक कथन यानी कि टीचर टॉक और ऑप्शन डी है मौन यानी कि साइलेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिभावक कथन। ठीक है, ये प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताते चलेंगे कि आप क्या आंसर लगा रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है, क्या है। तो जो अर्थ की लघुत्तम इकाई पूछ रहे हैं, ऑप्शन ए है रूपग्राम, ऑप्शन बी है पद, ऑप्शन सी है ध्वनिग्राम और ऑप्शन डी है शब्द। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रूपग्राम। ठीक है, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रूपग्राम क्या होती है, अर्थ की लघुत्तम इकाई। ठीक है, आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बता देंगे इस क्वेश्चन का कि आपने क्या आंसर लगाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि बाल्यावस्था की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है चारों में से। ऑप्शन ए है सामूहिक की प्रबलता, ऑप्शन बी है जिज्ञासा की कमी, ऑप्शन सी है अभिवृद्धि में स्थिरता और ऑप्शन डी है समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिज्ञासा की कमी। तो बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जिज्ञासा की कमी एक विशेषता नहीं है किसकी, बाल्यावस्था की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। यानी कि वृद्धि और विकास का प्रथम चरण कौन सा है। ऑप्शन ए है शारीरिक विकास,
ऑप्शन बी है सामाजिक विकास, ऑप्शन सी है नैतिक विकास और ऑप्शन डी है मानसिक विकास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा शारीरिक विकास। तो ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण है। ऑप्शन ए है 5 उप परीक्षण, ऑप्शन बी है 8 उप परीक्षण, ऑप्शन सी है 4 उप परीक्षण और ऑप्शन डी है 7 उप परीक्षण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 5 उप परीक्षण। तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। जो किंडरगार्टन विधि है उसका प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए है फ्रॉबेल ने, ऑप्शन बी है मॉन्टेसरी ने, ऑप्शन सी है कुक और ऑप्शन डी है डाल्टन ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रॉबेल। ठीक है, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है और यूपी टेट ये पेपर 2 में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सारे ही जो है हमारे जो प्रैक्टिस सेट में चल रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं कि आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और इससे बेहतर प्रैक्टिस नहीं हो सकती कहीं भी। ठीक है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है। ऑप्शन ए है थॉर्न, ऑप्शन बी है रोजर्स, ऑप्शन सी है विलियमसन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा थॉर्न। थॉर्न इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। तो सबसे प्रभावी विधि कौन सी है जो छात्र के अवांछित व्यवहार का संशोधन कर सके। ऑप्शन ए है छात्र को दंडित करना, ऑप्शन बी है उसे नज़रअंदाज करना, ऑप्शन सी है उसे माता पिता को सूचित करना और ऑप्शन डी है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि अवांछित व्यवहारों के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना सबसे प्रभावी विधि मानी जाएगी जो कि हमारे अवांछित व्यवहार के किसी छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी होगी। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि परामर्श का एक तत्व नहीं है, इन चार में से कौन सा वो नहीं है जो परामर्श का तत्व है, नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है साक्षात्कार, ऑप्शन बी है विश्वास, ऑप्शन सी है वृत्तिक वृद्धि और ऑप्शन डी है संप्रेषण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि वृत्तिक वृद्धि जो है परामर्श का तत्व नहीं है। तो सी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। जो विद्रोह की भावना होती है उसकी प्रवृत्ति किस अवस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है शैशवावस्था, ऑप्शन सी है पूर्व किशोरावस्था और ऑप्शन डी है मध्य किशोरावस्था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए है मानसिक आयु गुणा वास्तविक आयु, ऑप्शन बी है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और ऑप्शन सी है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 और ऑप्शन डी है वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ये क्या है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। ठीक है, और इसी पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका हर एक एग्ज़ाम में जो है टेट के जो भी हैं टेट के एग्ज़ाम्स स्टेट वाइज और आपका सी टेट में एक क्वेश्चन ये ज़रूर आता है बुद्धि लब्धि वाला। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सामान्य संयुक्त कोशिका में
गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 24 और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 23। ठीक है, तो 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? यानी कि तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक जो कि बुद्धि के पूछ रहे हैं, इनमें से कौन है? केटल है, थांडाइक है, बर्नन है या स्किनर है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा केटल। ठीक है, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? गोलमैन, ऑप्शन ए है सामाजिक बुद्धि, ऑप्शन बी है संवेगात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी है आध्यात्मिक बुद्धि और ऑप्शन डी है सामान्य बुद्धि। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, संवेगात्मक बुद्धि जो है गोलमैन से संबंधित है। तो 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपका क्या आंसर रहा वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है? तो किस चीज़ का मापन करता है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण? ऑप्शन ए है व्यक्तित्व का, ऑप्शन बी है पढ़ने की दक्षता का, ऑप्शन सी है बुद्धि का और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है वो बुद्धि का मापन करता है, यानी कि सी हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस प्रश्न का क्या आंसर किया वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर किया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 18 है। ठीक है, 18 क्वेश्चन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन ए है फ्राइड, ऑप्शन बी है युंग, ऑप्शन सी है मन और ऑप्शन डी है आलपोर्ट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, युंग ने जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? बच्चों के सामाजिक विकास को कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए है आर्थिक तत्व, ऑप्शन बी है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, ऑप्शन सी है शारीरिक तत्व और ऑप्शन डी है वंशानुगत तत्व। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व जो है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 20 क्वेश्चन देखे और आपने क्या है कि उस 20 क्वेश्चनों को एज अ मॉक टेस्ट डील किया होगा और देखे होंगे कि आपके उस 20 क्वेश्चन में से कितने ठीक क्वेश्चन रहे। ठीक है, तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपने 20 में से कितना स्कोर किया। ये आप कमेंट में बताएंगे कि आपने 20 में से कितना स्कोर किया। और वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक है, और शेयर करें अपने सभी दोस्तों को जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ जो आपके एग्ज़ाम्स में आते रहे हैं और आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।